अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो लेक्चर नंबर 4 है उसके अंदर हम जो है अपना न्यू टॉपिक कवर करेंगे। और अब देखें, ये हमारे पास वो सवाल है जो याद करने वाला सवाल है और इस चैप्टर के 3 सवाल हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम बाय डाउन प्रोसेस और सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस और कैशनर केल्नर प्रोसेस, ये 3 सवाल हैं और यही 3 सवाल आपको हर साल अल्टरनेट ईयर्स में आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी ईयर में लाजिम मिलेंगे। तो पहली चीज़ तो ये करनी है कि इस चैप्टर 3 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बच्चे पूछते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में ये 3 सवाल हैं। जब भी आप अपनी बुक खोलेंगे या अपने जो है वो 10 ईयर खोलेंगे तो 10 ईयर के अंदर ये सवाल आपको लाजमी जो है वो मिलेगा। ठीक है, इसको आपने पहले याद कर लेना है, लर्न कर लेना है और फिर आपका जो है वो जो लॉन्ग में सवाल आ सकता है, ये लॉन्ग में भी आता है, ये शॉर्ट में भी आ जाता है कभी कभार, तो ये हम इसमें कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि देखें, सोडियम को बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। ठीक है, नेचर में क्या मौजूद नहीं है ये। ठीक है, अब नेचर में ये मौजूद होता है लेकिन ये नेचर में कंबाइन स्टेट में पाया जाता है। जैसे NaCl है, सोडियम है लेकिन ये आयंस की फॉर्म में आपको जो है वो मिलेगा। और सबसे अहम चीज़ इसकी ये है कि ये जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स होते हैं, अभी हम इनके केमिकल इसके जो है वो ट्रेंड्स पढ़ के आ रहे थे और उसमें हमने देखा था कि ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो रिएक्ट होते हैं और ये करने की वजह से ये कभी भी मेटालिक फॉर्म में नहीं रह सकते। और जब मेटालिक फॉर्म में नहीं रह सकते तो ये हमेशा जब भी मिलेंगे तो ये दूसरे किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन होके ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिल जाएंगे, क्लोराइड्स की फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए नेचर में ये हमेशा कंबाइन फॉर्म में आपको मिलते हैं। अच्छा, इसमें अब देख लें कि हमारे पास जो है सोडियम पोटेशियम बहुत ज़्यादा अबेंडेंट है, आपको बहुत कसरत से मिल जाएगा। सीजियम जो है वो रेयर है, बहुत ही कम आपको मिलेगा, ज़्यादा अमाउंट इसकी नहीं मिलेगा। और फ्रेंशियम जो है ये आपके पास रेडियो एक्टिव सोर्स है, तो रेडियो एक्टिव एक एलिमेंट हैं, तो ये आपको जो है वो बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में जो रेडियो एक्टिव के प्रोसेस हो रहे होते हैं, यानी एक एलिमेंट जो है वो मज़ीद नए कंपाउंड्स के अंदर ब्रेक हो रहा होता है, तो उसमें जो है ट्रेस अमाउंट में आपको ये मिल जाएगा। और ये जो आपके पास मेटल है, अब इस मेटल को आप जो है वो नेचुरली कंबाइन स्टेट में पाया जाता है, तो हम इसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करवाते हैं। ठीक है, और उस एक्सट्रैक्ट कराने का जो नाम है वो जो साइंटिस्ट है उनका नाम था डॉन, तो डॉन प्रोसेस के नाम से जो है ये आपका मशहूर है। अब इसका देखें, सबसे पहले हम इसका ना बेसिक प्रिंसिपल देख लेते हैं क्या है। अब देखें यहाँ पर एक चीज़ देखें, हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस में हमने पढ़ा था कि भाई हमारे पास जो है वो एक वेसल होती है। ठीक है, उस वेसल के अंदर जो है वो कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट आपके पास मौजूद होता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। और इलेक्ट्रोलाइट वो होती है जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो, जैसे NaCl है, इसमें आयनिक बॉन्ड मौजूद है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अच्छा, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होती हैं, 2 इलेक्ट्रोड हम इसमें लगा देते हैं। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रोड हम इसमें लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर अब एक को हम कह देते हैं कैटाइन है और एक को हम कह देते हैं ये हमारे पास एनाइन है। कैटाइन जो होता है पॉजिटिव होता है, एनाइन हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक जो रॉड होती है उसका नाम होता है कैथोड। ठीक है, और दूसरी जो रॉड होती है उसका नाम होता है एनोड। ठीक है, इसको हम कनेक्ट करवाते हैं बैटरी के साथ। ठीक है, बैटरी के साथ कनेक्ट करवा देते हैं। जब बैटरी के साथ कनेक्ट करवा देते हैं तो अब याद रखें, कैटाइन जो है वो कैथोड की तरफ जाता है और एनाइन जो है वो एनोड की तरफ जाता है। अब जब ये पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है नेगेटिव की तरफ जाएगा, और ये नेगेटिव है तो ये किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अच्छा, ये चीज़ भी मैंने फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स में आपको बता दी थी, कैथोड के ऊपर हमेशा क्या होती है, रिडक्शन होती है। कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होती है। अब रिडक्शन
क्या है? रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। RIG ऑयल रिग से इसको याद रखें, ऑयल रिग। तो रिग या रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ आ जाएगा गेन ऑफ रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन करना। और एनोड है, और एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ठीक है, ये हमने फर्स्ट ईयर में कि लेक्चर मेरा मौजूद भी है, आप देख भी सकते हैं इसको डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब रिडक्शन इज़ अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? जैसे एक स्पीशी है, अब ये देखें, सबसे पहली चीज़ देखें, कैथोड है, कैथोड की तरफ आ कौन रहा है? पॉजिटिव स्पीशी। पॉजिटिव चार्ज इस बात को शो करता है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है। जो कैटाइन है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद जो है वो आपका न्यूट्रल स्पीशी में कनेक्ट हो जाएगा। अब देखें, ये भी बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर देखें, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो इसको हम कहेंगे कि ये यहाँ पर क्या रिडक्शन है। इस तरह ही, ठीक है ना। और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो ए नेगेटिव है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और लूज़ करने के बाद न्यूट्रल बन जाएगा। और तो गेन को हम यहाँ लिखते हैं पॉजिटिव है, और लॉस माने माइनस होगा तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो ये इस जो इक्वेशन है ये आगे यूज़ होने वाली हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। तो यहाँ देख लेंगे माइनस है और ये ज़ीरो पे जा रहा है, तो यानी बढ़ रही है वैल्यू। तो माइनस से ज़ीरो पे चले गए तो इसका मतलब बढ़ रही है, तो ये आपके पास क्या है? आपके पास ऑक्सीडेशन है। तो ये फिनोमेना है, ये मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दिया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। अब देखें, यही आपके पास जो है वो प्रिंसिपल है किसका? किसका प्रिंसिपल है? एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम का। अब इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ दिस प्रोसेस इज़ based on electrolysis of molten sodium chloride। अब यहाँ पर सवाल ये कि हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड हम इसके अंदर क्यों ले रहे हैं? ठीक है, अब मोल्टन सोडियम क्लोराइड हम इसलिए ले रहे हैं इसके अंदर कि देखें, ये हमारे पास जो सोडियम है वो आयनिक बॉन्ड इसके अंदर मौजूद होती है, और ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, यानी इसके जो आयंस होते हैं ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते। अब ज़ाहिर सी बात है, जब आयंस फ्रीली मूव नहीं कर सकते तो जब करंट पास करोगे तो ना ये यहाँ जाएगा ना ये यहाँ जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसके अंदर आपके पास जो है वो आयंस फ्रीली क्या कर सकें? मूव कर सकें। ठीक है, तो ये तो अभी कम आए हैं, तो हम इसको मोल्टन फॉर्म में लेके आते हैं, इसको जो है वो मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के नतीजे में सोडियम आयन जो होता है वो अलहदा हो जाता है, और जो क्लोराइड आयन होता है वो क्या हो जाता है? इसका अलहदा हो जाता है। ठीक है, तो हमने तकरीबन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 801 सेंटीग्रेड जो होता है इसका वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब देखें, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इस मेल्टिंग पॉइंट को लो करने के लिए हम इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करते हैं। ठीक है, अब कैल्शियम क्लोराइड को जब हम ऐड करते हैं तो इसका जो फ्यूजन टेम्परेचर होता है वो जो है वो 800 से रिड्यूस होकर 600 के अंदर क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। और अब इतना वो टेम्परेचर है जो फिजिबल है, और सिस्टम उसको क्या कर सकता है? बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं? कैल्शियम क्लोराइड को हम ऐड करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करने की वजह से क्या होता है कि इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर 800 से लेकर जो है वो 600 तक आ जाता है। ठीक है, अब आपको जो है मोल्टन का ही मतलब समझ में आ गया होगा। तो प्रिंसिपल इसका क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस है। अब इलेक्ट्रोलिसिस में देख लें, आपको मैंने अभी बता दिया, इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर आपको क्या चाहिए होता है? एक वेसल चाहिए होती है, और जो है इलेक्ट्रोड्स चाहिए होते हैं। अब हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ देखें, ये आपको जो है वो पहली जो चीज़ आपको यहाँ पर जो है वो नज़र आ रही है वो ये है कि देखें, बीच में देखें, ये जो सेल है ये आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल है। ये आपको इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल यहाँ पर मौजूद है। ठीक है,
अब इसके जो बीच में ना, अब आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे आप जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आपको जो है वो एक कैथोड चाहिए और एक आपको क्या चाहिए, एनोड चाहिए। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रोलिसिस में दो चाहिए होती हैं, कैथोड और एनोड। तो सबसे पहली चीज़ देखें, ये जो सेल है, इस सेल को, अब इस सेल को आपने इस तरह सपोज़ करना है कि आपके पास जो है वो, जैसे हम खाना पकाते हैं तो हमारे पास बर्तन होता है, पतीली होती है, तो वो सर्कुलर फॉर्म में मौजूद होती है। तो पहले तो आप ये इमेजिन करें कि हमारे पास वो सर्कुलर फॉर्म में इस तरह वो मौजूद है, और उस सर्कुलर फॉर्म के बीच में बिल्कुल सेंटर में एक जो है वो हमने ग्रेफाइट की जो एनोड है वो हमने लगा दी है। यानी बीच में एक सर्कुलर है, ये जो नज़र आ रहा है इस तरह से गोल सा मौजूद है, ये इस तरह गोल सेंट्रल में गोल मौजूद है। आपका बर्तन खाना पकाते हैं पतीली होती है वो बिल्कुल गोल है। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये दूध की जब दुकान पे जाते हैं तो दूध की दुकान के ऊपर जो उसका जिसमें वो दूध रखता है, बड़ी सी जो मशीन होती है, बिल्कुल सेम उसी तरह से उसको सपोज़ करें। और उसके बिल्कुल बीच में सेंटर में जो बिल्कुल उसका क्या है, सेंटर है, तो इस सेल में हम क्या करते हैं, सेंट्रल ग्रेफाइट एनोड को हम फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर आपको ये ग्रेफाइट की जो है वो एनोड आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ये आपके पास एनोड है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इसकी फंक्शन। ठीक है, अच्छा, अब ये एनोड है। अब इसको इस तरह सपोज़ करें कि ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो दूध का बर्तन है, उसके बीच में आपके जो है वो आपने ग्रेफाइट की एनोड बीच में लग दी। अब उसके बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में, ये भी सर्कुलर, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये कैथोड्स हैं आपके पास, ये आपके पास क्या कैथोड है, ये कैथोड है और ये कैथोड है। अब देखें ये कैथोड भी है। अब जिस तरह एक आपने जो है वो मिसाल के तौर पर बर्तन रखा था, अब बीच में इसको रखने के बाद एक पतीली और रख दी, यानी नीचे से वो खुली हुई है और आपने उसके अंदर एक, तो ये आपके पास ये भी सर्कुलर फॉर्म में आपके पास जो है वो मौजूद है। ठीक है, यानी ये इस तरह था। ठीक है, तो बीच में आपने क्या किया है, इसमें ग्रेफाइट की रॉड रख दी, इस तरह करके ये ग्रेफाइट की रॉड रख दी। अब जब ग्रेफाइट की रॉड रखी तो उस ग्रेफाइट की रॉड में के बराबर में भी एक रॉड और रख दी सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, यानी दो सर्कल होगा, एक सर्कल ये आ गया और एक सर्कल के पीछे एक सर्कल और इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो इसके अंदर ये जो सेल है, इसके अंदर ग्रेफाइट की एनोड है। अच्छा, अब देखें ये ग्रेफाइट की एनोड है और ये आपके पास आ गई कैथोड आ गई। अब इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक जो है वो सिलिंड्रिकल आयरन गॉश की डायफ्राम लगा देते हैं बीच में। यहाँ पर ये सिलिंड्रिकल, ये आयरन की गॉश की डायफ्राम है, उसका काम ये होता है कि ये दोनों को क्या करती है, सेपरेट करके रखती है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब होता ये है कि जब इसकी प्रोडक्ट आएगी तो प्रोडक्ट में ये होगा कि यहाँ पर सोडियम आएगा और यहाँ Cl आएगा, अभी हम आगे देखेंगे। तो उसका काम ये होता है कि वो दोनों रिएक्ट करते हैं, तो दोनों को क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया, ये आपके पास क्या हो गई, एनोड हो गई। ठीक है, और ये आपके पास क्या हो गई, कैथोड हो गई। ये आपके पास जो आयरन ग्रिड हो गई, ग्रेफाइट की रॉड हो गई, वो आयरन गॉज हो गई, जिनका मकसद इसको सेपरेट करके रखना है। अब यहाँ पर देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह से यहाँ पर इन्वर्टेड फॉर्म में इस तरह करके टिल्टेड फॉर्म में यहाँ पर जो है वो एक वो रख देते हैं, इस तरह करके ये रख देते हैं। ठीक है, इसका काम ये होता है कि आप जो भी सोडियम आ रहा है उसको क्या कर सकें, यहाँ पे कलेक्ट कर सकें। ठीक है, अब देखें ये जो बीच में है, यहाँ पर जो है मोल्टन सोडियम क्लोराइड है, सोडियम अलहदा है और क्लोराइड अलहदा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये क्लोराइड है, क्लोराइड मूव करके यहाँ पर जाएगा। ठीक है, क्लोराइड क्या करेगा, यहाँ पे मूव करेगा। ठीक है, और जो सोडियम है वो सोडियम क्या करेगा, यहाँ पर आपका मूव करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सोडियम मूव करता हुआ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलिसिस बताई थी, कैटाइन कैथोड की तरफ जाएगा, एनाइन एनोड की तरफ जाएगा। तो इसी तरह से ये एनाइन एनोड की तरफ आ गया, कैटाइन क्या आ गया, कैथोड की तरफ आ गया। और यहाँ पर जो है आपका कैथोड में सोडियम जो होगा वो जमा होगा, और जमा होने के बाद हम उसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। अब सबसे पहले जो है वो हम इसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। अब ये जितना ही मैंने आपको समझाया, जब इसको मैं वर्डिंग में लिखूंगा तो ये आपको जो है मज़ीद और जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। अब इस प्रोसेस के अंदर हम जो है इस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड क्या करते हैं, हम इसको इज़
इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोलाइज करवाते हैं इन अ सिलिंड्रिकल, मैंने आपको बताया ना सिलिंड्रिकल मतलब ये आपके पास जो है वो सिलिंड्रिकल आउटर आयरन सेल लाइंड विद ब्रिक वायर विद फायर ब्रिक्स। अब इसको चीज़ को समझ लेते हैं। अब देखें, अभी हमने बताया कि ये आपके पास सिलिंड्रिकल होती है, गोल शक्ल में मौजूद होती है, और इसके बाहर जो है ना हम क्या करते हैं, फायर ब्रिक्स लगा देते हैं, ईंटें लगा देते हैं। वो ईंटें लगाने का बुनियादी मकसद ये होता है कि क्योंकि मैंने भी आपको बताया था, इसका टेम्परेचर तकरीबन 801 सेंटीग्रेड के करीब होता है, और उसमें भी हम कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करते हैं। तो ब्रिक्स लगाने का मकसद ये होता है कि वो जितनी भी आपकी क्या है हीट है, वो हीट जो है वो ये जो ईंटें हैं ये अपने अंदर क्या कर लें, एब्ज़ॉर्ब कर लें। और एब्ज़ॉर्ब करने की वजह से क्या हो कि आपका जो भी जो सिस्टम है वो डैमेज ना हो, यानी जो भी हीट है वो जो है वो आपके सिस्टम को डैमेज ना करे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमने कैल्शियम क्लोराइड डाला है, तो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो इसलिए डाला है, द कैल्शियम क्लोराइड इज़ एडेड इन सोडियम क्लोराइड, ठीक है, टू डिक्रीज़ द फ्यूजन टेम्परेचर, ताकि इसका टेम्परेचर क्या हो आपके पास कम हो जाए, टेम्परेचर टू 600 सेंटीग्रेड, तकरीबन 6 सेंटीग्रेड पर आ जाए, ठीक है। अच्छा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सोडियम क्लोराइड का जो होता है वो तकरीबन जो है वो आपका 801 सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो तो इससे क्या होगा कि आपके पास ये दिस लोवरिंग इन मेल्टिंग पॉइंट, ये जब आप लोवरिंग करेंगे, दिस लोवरिंग इन मेल्टिंग पॉइंट, जब इसका मेल्टिंग पॉइंट को मेक्स प्रोसेस फिजिबल, यानी ये प्रोसेस आपके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा, यानी इतनी हीट प्रोवाइड करना भी आपके लिए मुश्किल काम हो जाएगी, ठीक है। और इससे होगा ये कि भाई इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादातर ऐसी प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की जाती हैं जो सस्ती हों, तो जब हीट कम प्रोवाइड होगी तो हमारे पास जो इसकी कॉस्ट आएगी वो भी क्या हो जाएगी, कम आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो हो गई, सबसे पहले ये ख़ास चीज़ें हमने इसके अंदर लिख ली। अब इसकी हम जाते हैं ये तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं हम, ठीक है। तो अब देखें, ये सेल मैंने आपको बताया था, द सेल इज़, ये जो सेल है आपके पास, सेल इज़ फिटेड विद a सेंट्रल ग्रेफाइट रॉड। अब मैंने आपको बताया था जैसे दूध वाले की जो है मशीन है, तो उस मशीन में वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में मौजूद है, और वो सेंट्रल ग्रेफाइट रॉड बिल्कुल बीच में रख दी है, ठीक है। एंड सराउंडिंग फ्रॉम कैथोड, और उसके बराबर में बिल्कुल अंदर ही एक जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में सराउंडिंग फ्रॉम आयरन कैथोड, और बीच में क्या है आपके पास, आयरन की कैथोड जो है वो उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई। ये मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया भी था कि ये सेल है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। और इसके बिल्कुल सेंटर में हमने क्या कर दिए, रॉड रख दी है, ठीक है, ग्रेफाइट की, और इसके बीच में सराउंड कर रहा है, ये यानी सर्कुलर फॉर्म में दूध की जो मशीन है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में मौजूद है, उसके अंदर एक सिलेंड्रिकल फॉर्म और रख दी है अंदर, और उसके बीच में ये आपने ग्रेफाइट की जो है वो एनोड इसके अंदर रख दी है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये दोनों के दोनों हैं, एक साथ हैं। अब इनको सेपरेट करने के लिए, ठीक है, इन दोनों को क्या कर सकें, सेपरेट करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स आर सेपरेटेड by a cylindrical iron gauge diaphragm,
which screens the graphite anode from the ring. रिंग शेप आयरन कैथोड। अब इस चीज़ को देख लेते हैं। अब देखें ये जो आपको बीच में ये आपको नज़र आ रहा है, इसके बीच में देखें ये है और ये मौजूद है, इसके बीच में यहाँ हम जो है वो सिलिंड्रिकल आयरन गॉज रख देते हैं, ताकि इससे होगा ये कि भाई देखें यहाँ सोडियम आगे जमा होगा। सोडियम बहुत रिएक्टिव है। यहाँ पर यहाँ पर क्लोरीन गैस आएगी जो ऊपर की तरफ जाएगी, अभी हम इसको देखेंगे। यहाँ पर सोडियम मेटल होगा आएगा और यहाँ पर क्लोरीन गैस आएगी, जो क्लोरीन गैस ऊपर की तरफ जाएगी। अगर आप बीच में कुछ नहीं रखेंगे, स्क्रीनिंग नहीं करेंगे, तो ये दोबारा रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना लेंगे, तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि this keeps away the molten sodium metal, जो मैंने अभी आपको बताया, जो molten sodium metal है, molten sodium metal which floods। अब वो आप जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये कैथोड के ऊपर which floods to the टॉप ऑफ कैथोड कंपार्टमेंट, जो ऊपर कैथोड मौजूद है, उस कैथोड के कंपार्टमेंट में फ्रॉम गैशियस क्लोरीन, जो भी आपकी गैशियस क्लोरीन आपकी वहाँ बनेगी, ठीक है, फ्रॉम एट एनोड। अब जो भी एनोड पे बढ़ेगी तो दोनों को क्या करेगी, वो उसको क्या करेगी, सेपरेट कर रखेगी। ठीक है, अच्छा यहाँ तक आपके पास आ गया। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, अब हम इसमें ये देख लेते हैं कि रिएक्शन जो है वो क्या क्या होगा। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले देखें, एक तो कैथोड है, एक हमारे पास कैथोड है। अब कैथोड पर देखें, मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, कैथोड पर रिडक्शन होती है, कैथोड पर कैटाइन जाएगा। अब कैटाइन क्या क्या, सोडियम है, तो सोडियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद जो है वो सोडियम मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने बताया ये ज़ीरो है, ज़ीरो से किस पे जा रहा है, 1 पर जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन करेगा, ये हो जाएगी हमारी रिडक्शन। ये हमारी रिडक्शन एट कैथोड हो जाएगा। इसके बाद जो है वो हमारे पास एनोड है। अब एनोड को हम देख लेते हैं। अब एनोड में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर देखें क्या होगा कि यहाँ पर क्लोराइड आयन मौजूद है। ठीक है, अब क्लोराइड आपको पता है एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये Cl जो होगा अपना इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। अब यहाँ एक चीज़ समझने की ये है कि ये Cl है, ये कभी भी एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहता। तो इसमें ये होगा कि दो जो Cl के एटम होंगे वो आपस में कन्वर्ट होकर तो क्या बना लेंगे, वो क्लोरीन गैस बना लेंगे। एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लिया था, तो दो एटम है तो दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 2Cl हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो कैटाइन जो है वो माइग्रेट करेगा कैथोड की तरफ, और जो एनाइन है वो माइग्रेट कर जाएगा किसकी तरफ, एनोड की तरफ। ठीक है, अब इसका हम ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं। अब हम इसका ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं। ओवरऑल रिएक्शन में हमने जो है वो बताना है कि इसमें हुआ क्या है। अब इसमें देख लें कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं और यहाँ पर 1 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2Na और 2Cl माइनस और Cl2 और इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाएंगे, आपके कैंसिल हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, ये जो सोडियम आयन था और ये जो क्लोराइड आयन था, ये आपका जो है कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर, सोडियम मेटल के अंदर और क्लोरीन गैस के अंदर। ठीक है, ये यहाँ तक हमने इसको
देख लिया। अब देखें इसके अंदर होता ये है कि अब हमने जब इसको हीट किया तो हीट करने में हमारे पास देखें सोडियम तो था, सोडियम क्लोराइड तो था क्योंकि हमने और कैल्शियम क्लोराइड भी लिया है। अब जब हमने सोडियम भी है कैल्शियम भी है तो होता ये है कि कुछ आयंस, सिर्फ कुछ आयन कैल्शियम के, वो भी कैथोड के ऊपर जो होते हैं वो जाके क्या हो जाते हैं आपके रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि सोडियम आयन तो है यहाँ पर, तो साथ साथ कैल्शियम आयन हुई तो बहुत ही कम अमाउंट उसकी जो है वो भी जाकर आपके कैथोड पे जाकर क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अब क्योंकि जो है कैल्शियम ज़्यादा डेंसर होता है सोडियम से, इसलिए वो सोडियम के साथ मिक्स नहीं होता और इसीलिए हम क्या कर लेते हैं, उन दोनों को आसानी से क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आखिर में लिख देते हैं सम ऑफ कैल्शियम आयंस आर also reduced एट कैथोड पर जो है कुछ आपके क्या हो गए हैं, रिड्यूस हो गए टू गिव कैल्शियम मेटल। इसमें आपके पास कैल्शियम जो है वो मेटल आ जाता है, लेकिन बट कैल्शियम बीइंग मच डेंसर, ये बहुत ज़्यादा डेंसर होता है। जैसे आपने देखा होगा कि पानी के ऊपर बर्फ़ तैर रहा होता है, उसकी वजह ये होती है डेंसिटी होती है, एक ज़्यादा डेंस है, कम डेंस है। तो देन सोडियम, तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, मिक्स नहीं होते, डज़ नॉट मिक्स विद इट, उसके साथ आपके जो है मिक्स नहीं होते, एंड कैन ईज़िली बी सेपरेटेड, और आसानी से हम क्या कर लेते हैं, उसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये टॉपिक जो था वो हमने पढ़ लिया है। इसके अंदर मैं एक थोड़ी सी चीज़ दोबारा आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। अब ये हमने थ्योरी लिख ली है तो ये अब आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर देख लें, ये एक आपके पास जो है वो सिलिंड्रिकल वेसल है। उस सिलिंड्रिकल वेसल के अंदर हमने जो है वो ग्रेफाइट की एनोड रखी है, और उस ग्रेफाइट की एनोड को जो सिलिंड्रिकल सराउंड किया है, ये सिलिंड्रिकल फॉर्म देखें, ये भी सिलेंडर, ये एक सिलेंडर है। ठीक है, इसको सपोज़ करें ये एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर एक सिलेंडर और है, और उस सिलेंडर के अंदर हमने जो है वो अपनी एनोड रख दी है, और ऊपर जो है वो डूम शेप हमने लगा दी है, ताकि जो भी क्लोराइड आए, जब क्लोराइड यहाँ पे क्लोरीन आएगा तो क्लोरीन गैस जो होगी वो ऊपर की तरफ आप आसानी से क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। अब असल मसला ये था कि आप जो है इन दोनों को, अब यहाँ पे सोडियम आएगा तो इनको सेपरेट करवाने के लिए हमने डायफ्राम लगा दिए, ताकि दोनों के दोनों आपस में दोबारा रिएक्ट नहीं करें, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन जो है वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, ये आपस में रिएक्ट करके दोबारा प्रोडक्ट में। अब यहाँ जो हमारे पास सोडियम मेटल आता है, उसको यहाँ से इन्वर्टेड एक आप जो है वो ट्रफ हम लग देते हैं, तो उसके ज़रिए आप वेसल में इसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और इस लेक्चर को नोट डाउन करें, और नोट डाउन करने के बाद जो है इसको फ़ौरन याद कर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसका शुमार होता है और ये लाजमी सवाल आते हैं तीनों। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कवर करेंगे।